नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। अब सीधे रुख करते हैं खबरों की ओर। रुद्रप्रयाग जिले में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है। वर्तमान समय में जिले में 492 कोरोना संक्रमण के मामले एक्टिव हैं। बीते 2 से 3 दिनों से 80 से लेकर 100 कोरोना संक्रमण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। शुक्रवार को जिले में 2 कोरोना संक्रमित मरीजों की जान भी चली गई, जिसके बाद अब तक कोरोना के जिले में होने वाली मौतों का आंकड़ा 23 तक पहुंच गया है। जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी इसका कारण हाल में आयोजित हुए कार्यक्रमों को मानते हैं। विधायक रुद्रप्रयाग भरत चौधरी ने प्रवासियों से सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करने की भी अपील की। तो उत्तराखंड में संक्रमण की रफ्तार लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है। पूरे उत्तराखंड के अंदर 6000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। अगर हम सिर्फ रुद्रप्रयाग की ही बात करें तो रुद्रप्रयाग में इस वक्त 492 कोरोना संक्रमण के एक्टिव केस मौजूद हैं। हर दिन 80 से लेकर 100 मामले रोजाना सामने आ रहे हैं। शुक्रवार को 2 कोरोना संक्रमित मरीजों की जान भी गई थी, जिसके बाद अब कोरोना से जिले में कुल मौत का जो आंकड़ा है वो 23 तक चला गया। जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी इसका जो कारण है वो हाल में आयोजित हुए कार्यक्रमों को मानते हैं। विधायक रुद्रप्रयाग भरत चौधरी ने प्रवासियों से सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। 2 डेथ आज हुई हैं और विगत दिनों में जिले के अंदर 7 डेथ हो चुकी है। 7 डेथ। अभी तक टोटल कितने मौतें हो गई? टोटल जिले में मौतें 23 हो गई। वायरस में संक्रमण की क्षमता ज़्यादा है और ये केस सभी जगह पे बढ़ रहे हैं और सभी जगह पे बढ़ रहे हैं, तो इसकी वजह से पाए जा रहे हैं। अभी तक तो जैसे मतलब लगभग खुला था और लोगों ने अपना लगभग पूरे तरीके से प्रकाशन बंद कर दिया। स्थानीय लोगों से, खास तौर पे अपने उन प्रवासी भाइयों से जो बाहर से आ रहे हैं, उनसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि जो गाइडलाइंस सरकार के द्वारा जारी की गई हैं उनका अच्छे से पालन करें और अगर किसी तरह की लापरवाही होती है तो सबसे पहले वो अपने खुद के परिवार को संकट में डालते हैं और उनके परिवार के साथ साथ पूरे समाज को जो है इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो खबर टिहरी से, जहां बैरागी के जिला अस्पताल में हार्ट अटैक आईसीयू का शुभारंभ किया गया है, जिसमें लोगों के स्वास्थ्य अनुसार सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई गई है। डीएम आशीष श्रीवास्तव ने कहा है कि 2 करोड़ 74 लाख की लागत से निर्मित जिला अस्पताल बैराड़ी के हाईटेक आईसीयू का शुभारंभ किया गया, जहां इसके शुभारंभ के बाद यहां कोरोना संक्रमण से गंभीर मरीजों को भर्ती कराया जाएगा। उत्तराखंड के टिहरी में हाईटेक अस्पताल का शुभारंभ किया गया। आईसीयू बेड की व्यवस्था है। बैराड़ी के जिला अस्पताल में हाईटेक आईसीयू बेड का शुभारंभ किया गया है। लोगों के स्वास्थ्य अनुसार सारी व्यवस्थाएं इस अस्पताल में उपलब्ध है। डीएम आशीष श्रीवास्तव ने कहा है कि 2 करोड़ 74 लाख की लागत से निर्मित जिला अस्पताल बैराड़ी के हाईटेक आईसीयू का शुभारंभ हुआ है आज, और इसके साथ ही अब कोरोना संक्रमित मरीजों को भी इसमें भर्ती कराया जा सकेगा। तो टिहरी में व्यापार मंडल की पहल पर नगर पंचायत और थाना पुलिस ने लंबाओं बाजार में कोविड-19 की रोकथाम के लिए मास्क नहीं तो सामान नहीं जन जागरूकता अभियान चलाया और कहा कि स्वयं की सुरक्षा से ही जन समूह की सुरक्षा संभव है। व्यापार मंडल अध्यक्ष युद्धवीर राणा के नेतृत्व में संचालित संयुक्त अभियान में मुख्य बाजार के सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों से में मास्क नहीं तो सामान नहीं के पोस्टर चिपकाकर मास्क बांटे गए और कहा गया कि बगैर मास्क के किसी को भी सामान नहीं दिया जाएगा। दुकानों के बाहर सफेद गोले लगाकर सोशल डिस्टेंस का भी पालन कराया गया है। पुलिसकर्मियों ने लाउडस्पीकर के माध्यम से सभी होटल और ढाबा स्वामियों को डिस्पोजल का प्रयोग करने, हाथों को सैनिटाइज करने और बस टैक्सी वाहन स्वामियों को सामाजिक दूरी का पालन करते हुए 50% सवारी बिठाने की अपील की।
तो खबर उत्तराखंड से है, जहां राज्य सरकार ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए चारधाम की यात्रा रद्द करने का फैसला लिया है। जहां लोगों का कहना है कि कई लोगों ने होटल दुकानों को बनाने के लिए बैंकों से लोन लिए थे, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से व्यापारियों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आज कोरोना महामारी की वजह से व्यापारियों के पास बैंक का लोन चुकाने तक के लिए पैसे नहीं हैं। तो उत्तराखंड में चारधाम की यात्रा रद्द हो चुकी है, क्योंकि संक्रमण की जो रफ्तार है वो पूरे देश में बेकाबू है। संक्रमण के मामले उत्तराखंड में भी रोजाना 6000 से ज्यादा सामने आ रही है, जिसके तहत ही अब उत्तराखंड की सरकार ने चारधाम की यात्रा को रद्द करने का फैसला लिया। लेकिन चारधाम की यात्रा रद्द होने की वजह से व्यापारी मंडल पर रोजगार का खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि इस यात्रा के तहत ही व्यापारियों ने बैंक से लोन भी लिया था, लेकिन अब यात्रा रद्द हो चुका है। तो अब व्यापारियों को लोन का पैसा चुकाने को लेकर तमाम तरह की जो परेशानी है वो देखनी पड़ रही है। 2021 की चलने वाली यात्रा चारों धाम कोरोना महामारी को देखते हुए उत्तराखंड गवर्नमेंट को स्थगित करना पड़ा और इससे बहुत बड़ी आर्थिकी से उत्तराखंड को जूझना पड़ेगा। और खासकर उन लोगों को जिन्होंने यात्रा व्यवस्था के लिए बैंकों से करोड़ों रुपए का जो लोन ले रखा है, वो लोन कैसे देंगे, कैसे उनकी किस्त देगी। और मैं सरकार से ये चाहता हूँ, आप एक अच्छे से पैकेज दे दें सब लोगों को ले जो इस चारों धाम यात्रा से जुड़े हुए हैं, और इससे सरकार की गाइडलाइन का भी पालन हो जाएगा और एक आर्थिकी से भी लोगों को जूझना नहीं पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है एकदम से चारधाम बंद करने का जो निर्णय लिया है, बिना हमारे चारों धामों को पूछे हुए, और हमारी जो घाटी है अगली बार से हम लोग बिल्कुल बेरोजगार हैं और अभी भी एकाएक चारों धाम की यात्रा जो बंद की गई है, हम लोगों को विश्वास में इनको लेना चाहिए था। अब उसके बाद जो है आगे का कार्य होना था। तो सरकार की ओर से कोविड-19 को लेकर जारी दिशा निर्देशों का विकासनगर के कुछ व्यापारी पालन नहीं कर रहे हैं और चोरी छिपे दुकानों में सामान बेच रहे हैं। आपको बता दें कि विकासनगर बाजार में पुलिस ने दिशा निर्देशों का पालन न करने पर 3 व्यापारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। दुकानदारों के द्वारा लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए दुकानों में चोरी छिपे सामान बेचा जा रहा था, जिसके बाद सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान कई दुकानदारों ने दुकानों का शटर डाउन कर दिया। चौकी प्रभारी अर्जुन सिंह गोसाई ने कहा है कि आगे भी अगर कोई दुकानदार कोविड-19 कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ इसी तरीके से कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के विकासनगर में कोरोना कर्फ्यू का दुकानदारों ने उल्लंघन किया और इस बात की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन की तरफ से चालानी कार्रवाई की गई है। चौकी प्रभारी ने कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की है। दुकानदारों का चालान काटा गया। कुछ व्यापारियों द्वारा चोरी छिपे दुकान का शटर खोलकर और वहां अंदर अपने ग्राहकों को बिठाकर सामान बेचा जा रहा है, जिस पर कल हमारे द्वारा 3 व्यापारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की गई है। और अभी भी हमारे द्वारा निगरानी रखी जा रही है। यदि कोई भी व्यापारी कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम और आईपीसी की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक। तो इस बीच इस बुलेटिन में एक बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड के मसूरी से, जहां अचानक शुरू हुई तेज बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि। अचानक हुई बारिश से तापमान में आई गिरावट। खबर उत्तराखंड से आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां अचानक मसूरी में बारिश हुई है और बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि भी हुई है, जिसकी वजह से मसूरी का जो तापमान है वो काफी गिर चुका है। अचानक हुई बारिश की वजह से तापमान में गिरावट आई। आपको ये
ये तस्वीर दिखा रहे हैं उत्तराखंड के मसूरी की। अचानक बारिश हुई है। बारिश होने की वजह से तापमान में काफी गिरावट दर्ज भी की गई है मसूरी में। ओलावृष्टि की तस्वीरें हैं ये उत्तराखंड के मसूरी में। तो खबर विकासनगर से, जहां एक तरफ स्वास्थ्य विभाग की टीमें अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की जान बचाने में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ कोविड-19 सेंटर कोल्हाल सीमा पर स्वास्थ्य विभाग की टीम को अव्यवस्थाओं का भी सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें, कोविड-19 सेंटर में शौचालय तो देखने के लिए ही मिलता है, लेकिन शौचालय में कोई भी व्यवस्था नहीं की गई। हिमाचल प्रदेश से लगे उत्तराखंड की कोल्हाल सीमा पर अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। ये तस्वीर हम आपको उत्तराखंड के विकासनगर की दिखा रहे हैं। विकासनगर के कोविड सेंटर की ये तस्वीर, जहां शौचालय तो बने हैं लेकिन उन शौचालयों में कोई भी व्यवस्था नहीं की गई। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है उत्तराखंड के विकासनगर कोविड सेंटर में। स्वास्थ्य विभाग की कैसी व्यवस्थाएं हैं आप देखिए तस्वीरों में। नल तो है लेकिन नल में पानी नहीं है। शौचालय है लेकिन वो सिर्फ नाम के लिए। कोविड सेंटर का ये हाल है। उत्तराखंड के विकासनगर की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश से लगी उत्तराखंड की कोल्हाल सीमा पर अव्यवस्थाओं का कैसा अंबार है, आप तस्वीरों को देख के अंदाजा लगा सकते हैं। कोविड सेंटर की ये तस्वीर, शौचालय में कोई भी व्यवस्था नहीं। नल तो है लेकिन नल में किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं, पानी नहीं। सर हमने स्टार्टिंग पे यहाँ पे पीठ वाली स्थान पे जब हम शुरुआत में 26 तारीख को आए थे मार्च में, तो हमने यहाँ पे ही टेस्टिंग स्टार्ट की थी। बट यहाँ पे काफ़ी हमको प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी यहाँ पे हमारे लिए, वॉशरूम की, पानी की और हवाएं चलते हैं यहाँ पे काफ़ी चीज़ें ये चीज़। तो उसके बाद हमें फिर एसडीएम साहब आए थे, हमने उनको प्रॉब्लम बताई थी यहाँ पे, तो उन्होंने हमको चौकी के पीछे शिफ्ट किया था ऊपर, जहाँ पे हमें उन्होंने फिर सारी की सारी सुविधाएं उन्होंने उपलब्ध कराई। लाइट का भी कराया, पंखा, बूथ में पंखा भी लगवाया और पानी की भी सब कुछ वगैरह, लाइट वगैरह, पंखे वगैरह सारे उन्होंने व्यवस्थाएं कराई वहाँ पे। बट हमें कल फिर वहाँ से नीचे शिफ्ट करा दिया गया। फिर वही प्रॉब्लम दोबारा क्रिएट हो गई जो स्टार्टिंग में हमारे साथ हुई थी। यहाँ पे ना पानी पीने का है, ना वॉशरूम में पानी है। इसी चीज़ की सारी व्यवस्थाएँ फिर यहाँ पर नहीं हुई दोबारा। तो खबर हरिद्वार से, जहां महाकुंभ को स्वच्छ व्यवस्थाओं की देखरेख करने वाले स्वास्थ्य सफाई कर्मचारियों ने वेतन नहीं मिलने को लेकर धरना प्रदर्शन किया है, जिसमें सफाई कर्मचारी संजय सैनी ने कहा है कि हमने महाकुंभ मेले में कूड़ा कचरा की गाड़ियां चलाई और कूड़ा उठाया, जिसका वेतन अभी तक हमें नहीं दिया गया। उत्तराखंड के हरिद्वार की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां सफाई कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया गया। वेतन नहीं देने के बाद धरना प्रदर्शन इन कर्मचारियों के द्वारा आज किया गया है। ये तस्वीर उत्तराखंड के हरिद्वार की। महाकुंभ को स्वच्छ व्यवस्थाओं की देखरेख करने वाले सफाई कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया गया और वेतन नहीं देने के कारण आज सफाई कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया है। आपको बता दें, यहाँ कर्मचारी संजय सैनी ने कहा है कि हमने महाकुंभ मेले में कूड़ा कचरा की गाड़ियां चलाई और कूड़ा उठाया है, लेकिन फिर भी अभी तक हमें वेतन नहीं दिया गया। तो इनका अप्रैल महीने का पेमेंट रुका हुआ था, कुछ लीगल इशू था, उसको ये लोग आए थे थोड़ा रोज टाइम में, तो बैठ के मैनेजर से बात हो गई है, इनका पेमेंट दे दिया है 15 दिन का। बाकी 15 दिन का 3 तारीख को दे देंगे। तो अभी लोग अपना धरना खाली कर रहे हैं। सफाई कर्मियों को कहना है कि आश्वासन पैसे दिए जा रहे हैं लेकिन उन्हें पैसा नहीं मिल रहा है। उन्हें नहीं, बीच में कुछ लोग कोविड की वजह से लॉकडाउन थे, क्वारंटाइन, तो साइन वगैरह नहीं हुए थे इनके मस्टॉल पे। गाड़ी चलाते चलाते अब इतना तो है ना, 30 तारीख आ गई आज। लॉकडाउन पहले लग रहा, महामारी इतनी चल रही आपातकाल में, फिर भी हमने अपना काम ईमानदारी से पूरा किया। हमें ये कहा गया, हमारे ठेकेदार, सुपरवाइजर जो भी हैं, 1 तारीख को आप सभी ड्राइवर भाइयों की सैलरी आपके अकाउंट में आ जाएगी। 30 तारीख से आपका काम खत्म हो रहा। 30 अप्रैल अपनी अपनी गाड़ियां और चाबी हैंडओवर करवा दें। तो वहीं नेपाल को पुनः हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मुहिम चला रहे नेपाल हिंदू राष्ट्र पुनः स्थापना मंच के संस्थापक अध्यक्ष इंजीनियर विष्णु प्रसाद बराल ने पूर्व कृषि उत्पादन मंडी समिति के अध्यक्ष संजय चोपड़ा से हरिद्वार में मुलाकात की। संजय चोपड़ा ने माला अर्पण कर विष्णु प्रसाद का स्वागत किया और उनको अपना समर्थक पत्र सौंपा। आपको बता दें कि पेशे से इंजीनियर विष्णु प्रसाद
संत समाज और अन्य सामाजिक संगठनों की ओर से नेपाल को पुनः हिंदू राष्ट्र बनाए जाने की मुहिम के समर्थन में अर्जित करने के लिए मिशन चला रही हैं। इस दौरान विष्णु प्रसाद ने कहा कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने की मुहिम में अतुल्य समर्थन अर्जित करना मेरा लक्ष्य है। विश्व में जो हिंदुत्व का अवस्था होते जा रहा है, टोटल विश्व में 15% हिंदू बचे हुए हैं। अब 15% में से अगर हम एक नहीं होंगे, विश्व का हिंदू एक होकर आगे अगर मुहिम नहीं चलाएंगे तो यही 15% में नहीं रहेगा। इसका समझते हुए मैं उनका आभारी हूँ और उनको मैं अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि उन्होंने अपना समर्थन संपूर्ण देशवासियों के साथ मिलकर चलने के लिए आह्वान कर चुके हैं। इनके लिए मैं बहुत आभारी हूँ और आगे भी उनसे मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस तरीके का समर्थन हमें मिलेगा और हम हिंदू राष्ट्र बनाने में सक्षम रहेंगे और हम हिंदू राष्ट्र बना के ही छोड़ेंगे और कायम करेंगे हिंदू राष्ट्र को नेपाल में, ताकि भारत को भी हिंदू राष्ट्र बनाने में सक्षम रहे। बराल जी की इस मुहिम में मैं उनकी सपोर्ट करना चाहता हूँ, समर्थन करना चाहता हूँ, खुले समर्थन के साथ में। कोरोना काल चल रहा है, पहले सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी यही बनती है कि हम कोरोना के बचाव के संसाधनों को और कोरोना के नियमों को हम उसका पालन करें। इस मुहिम को भी हमें सार्थक करना है। जैसे ही कोरोना काल समाप्त होगा, कोरोना काल धीमी गति पे आएगा, उस दौरान इनकी मुहिम को हम लोग अपनी मुहिम बनाकर इसे पूरे भारतवर्ष में तेज करने का काम करेंगे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें नागदा के रहने वाले अनिल साहनी प्रदेश के मुखिया शिवराज मामा से अपनी जिंदगी की भीख मांग रहे हैं। दरअसल अनिल को ऑक्सीजन लेवल कम होने पर देवास में अमलताल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां ऑक्सीजन की कमी होने पर उनसे अमलताल अस्पताल की सच्चाई की पोल खोलकर रख दी। युवक घर में अकेला है, सिर्फ एक बहन के अलावा घर में कोई भी नहीं है। आपको बता दें कि उस बहन की भी किसी निजी अस्पताल में कैंसर के चलते इलाज चल रहा है। तो ये आप तस्वीर मध्य प्रदेश के नागदा की देख रहे हैं। ये पूरा वीडियो नागदा का है, उस व्यक्ति का जो कोरोना से संक्रमित है। नागदा में रहने वाले अनिल साहनी प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान से अपनी जिंदगी की भीख मांगते हुए वीडियो में नजर आ रहे हैं। अनिल को ऑक्सीजन लेवल होने की वजह से एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां ऑक्सीजन की कमी होने पर उन्हें घर वापस भेज दिया गया। युवक घर में अकेला है, सिर्फ एक बहन के अलावा उसके परिवार में कोई नहीं है। बहन की भी किसी निजी अस्पताल में कैंसर का इलाज किया जा रहा है। ये हकीकत है, ये तस्वीर है मध्य प्रदेश की। लगातार सरकार ऑक्सीजन और अस्पताल में पर्याप्त व्यवस्थाओं की दावा करती है, बात करती है, लेकिन ये दावे धरातल स्तर पर कितने सच हैं आप तस्वीरों और वीडियो को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। ये रोता हुआ व्यक्ति कोरोना संक्रमित मरीज है जिसे ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा। यहाँ कोई सुविधा नहीं है मेरे पास, मैं पढ़ना नहीं चाहता। मेरे को मेरी बहन का देखना है, मुझे मेरा देखना है, मुझे मेरी हेल्प करे, जैसे भी करे मेरी हेल्प करे। मुझको अच्छा रहना है, स्वस्थ रहना है। यहाँ कोई प्रशासन मेरी मदद करने को तैयार नहीं है, मेरे कोई देखने वाला नहीं है। से बहुत परेशान, कोई व्यवस्था नहीं है पे, सब ऑक्सीजन सिलेंडर पे जिंदा है। ये सब हो रहा है यहाँ, कैसे तैसे व्यवस्था हो रही छोटी मोटी। मेरा पता नहीं क्या होगा। मामा जी आप ही रहो, मुझे देखने वाले, मेरी बहन को भी आप ही सब देखना, प्लीज मेरी मदद करें। तो अगली खबर मध्य प्रदेश के दमोह से, जहां लॉकडाउन के दिनों में पुलिस वाले अपनी कार में ही शराब की तस्करी करते हुए नजर आए हैं। आपको बता दें कि कार के अंदर 88 शराब की शीशी पकड़ी गई। जिला मानव कल्याण समिति के अध्यक्ष को लगातार खबरें मिल रही थी कि पटेरा क्षेत्र में शराब माफियाओं को सप्लाई की जा रही है। आरक्षक अजय यादव दमोह पुलिस लाइन में पदस्थ हैं और ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में पुलिस की वर्दी को दांव पे लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश के दमोह में पुलिस वाले ही शराब तस्करी करते हुए पकड़े गए हैं। 88 शराब की शीशियों को बरामद किया गया एक कार के अंदर।
संगठन द्वारा नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कई जगह अवैध शराब पकड़ी गई है, लेकिन जो पुलिस में अजय यादव शराब की तस्करी कर रहे थे, तो इनका पूरे क्षेत्र में जो इनकी निजी गाड़ी है उसके द्वारा पूरे क्षेत्र में सप्लाई करी जा रही थी। और इनका जो अड्डा है शराब का, वो महाकाल ढाबा इनकी पत्नी के नाम से है, कुम्हारी में। तो प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है। ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए स्टील सिटी यानी कि बोकारो से जबलपुर ऑक्सीजन एक्सप्रेस पहुंची है। आपको बता दें कि 20 घंटे का सफर तय करके आई ऑक्सीजन एक्सप्रेस से जबलपुर के भेड़ाघाट में 2 टैंकर और सागर मकरोनिया के लिए भी कटनी में 2 टैंकर उतारे गए। जबलपुर ऑक्सीजन एक्सप्रेस पहुंचने से कोरोना मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। अभी ये ऑक्सीजन स्पेशल ट्रेन 4:42 पर यहाँ आई थी और 4:47 में गार्ड ड्राइवर चेंज होकर के तुरंत भेड़ाघाट के लिए रवाना हो गई है। और 2 इसमें ट्रक लोडेड थे जो कि भेड़ाघाट में अनलोड होंगे। और रेलवे द्वारा इसमें बहुत ही हमारे अधिकारियों द्वारा इसकी मिनट टू मिनट इसकी वॉच की जा रही थी। इसका परिणाम ये रहा कि ये ट्रेन बहुत ही तेज़ गति से और बहुत अच्छे परिणाम आपके सामने हैं। ये बोकारो से लोड होकर के आ रहे थे और 2 ट्रक हमारे लिए यहाँ जबलपुर के लिए बुक थे, जिसको उतारने की व्यवस्था यहाँ भेड़ाघाट में की गई है। तो अनूपपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि अनूपपुर में 29 लीटर शराब के साथ 6,35,800 रुपए को बरामद किया गया है। रिजवान पुलिस ने 2 गुर्गों को भी गिरफ्तार किया है। एक दूसरे मामले में 25 लीटर अंग्रेजी शराब भी पुलिस ने जब्त की। इस समय पुलिस प्रशासन शराब माफियाओं के खिलाफ एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है और लगातार शराब माफियाओं की धरपकड़ जारी है। तो खबर जबलपुर से है, जहां हनुमानताल के सिंधी कैंप में शुक्रवार को एक विवाह समारोह का आयोजन किया जा रहा था, जिसमें आयोजक ने शादी के लिए अनुमति ली थी, लेकिन तय संख्या से अधिक मेहमान बुलाने पर पुलिस विवाह समारोह में पहुंची और वहां पर भगदड़ मच गई। पुलिस ने लोगों से मास्क लगाने के लिए कहा और टेंट हाउस के संचालक सहित वधू के पिता पर पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की। तो तय से ज़्यादा लोग इस विवाह समारोह में पहुंचे, जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है। शादी में तय सीमा से भी ज़्यादा लोग मौजूद थे और इसी के चलते पुलिस के द्वारा कार्रवाई देखने को मिली है। तो वहीं शिवपुरी की पोहरी में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर नगर में प्रवेश पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। बढ़ते कोरोना मामले को देखते हुए प्रशासन भी चिंता में है कि इस मामले पर रोक कैसी लगाई जा सके। इसी बीच पोहरी प्रशासन ने अब और सख्ती करते हुए मामले पर काबू करने का विचार किया है। आपको बता दें कि एसडीएम जेपी गुप्ता और एसडीओपी निरंजन सिंह राजपूत ने पोहरी में नगर प्रवेश की सीमा सील कर दी है और नगर में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर किसी प्रकार से कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। श्रीमान कलेक्टर महोदय द्वारा धारा 144 के अंतर्गत कुछ प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं, जिसमें केवल आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी आवागमन को प्रतिबंधित किया गया है। उसी का पालन करने के लिए पोहरी की चतुर्सीमाओं को सील किया गया है। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी को आवागमन को रोका गया है। तो खबर बैतूल से, जहां किसानों से खरीदे हुए गेहूं का उठाव नहीं होने का हवाला देकर प्रबंधों ने गेहूं खरीद बंद कर दी थी, जिसमें किसानों को एमएसपी के माध्यम से गेहूं उपार्जन केंद्र पर पहुंचाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद सभी गेहूं लेकर उपार्जन केंद्र इटावा चोपना पहुंचे। लेकिन सेवा सहकारी समिति के कर्मचारियों ने पूर्व में खरीदे गए गेहूं के उठाव नहीं होने के कारण जगह नहीं होने का हवाला दिया और किसानों के गेहूं की खरीदी नहीं की। क्या हुआ, परिवहन नहीं होने की वजह से यहाँ पे किसानों का माल रखा हुआ है। जैसे ही परिवहन हो जाएगा किसान का माल तोल लिया जाएगा, समस्या खत्म हो जाएगी। कब तक हो जाएगा सर? कल से, बिल्कुल कल सुबह से।
कुछ किसानों का ये भी कहना है कि हमसे कट्टी भरवाई जा रही है। नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। किसान लोग आते हैं और आने से कोई बात ही नहीं है कि उनसे पर कट्टी भरवाए। लेबर के द्वारा ही अपन लोग काटा करवाते हैं, उनका कट्टी भरवाते हैं। तो खबर इंदौर से है, जहां दुकान में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की वजह से दुकानदार का काफी नुकसान हुआ। आपको बता दें कि आग इतनी भयानक थी कि इसमें काम करने वाले एक व्यक्ति की भी जलकर मौत हो गई। आग की वजह से आसपास की दुकानों को भी काफी नुकसान पहुंचा। ये पूरी घटना हम आपको मध्य प्रदेश के इंदौर की दिखा रहे हैं। आग लगने की वजह से दुकानदारों को काफी नुकसान हुआ है और इस हादसे में एक व्यक्ति की भी जलकर मौत हो गई। हालांकि मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। पूरी घटना मध्य प्रदेश के इंदौर से। खबर लगी थी अभी सुबह की यहाँ आग लग गई है। मुझे लगभग जो देवासी संघ हम जो युवा है सभी लोग जुड़ गए थे। फायर ब्रिगेड को फोन लगाया, फायर ब्रिगेड भी तत्काल आ गई थी। जब तक आग बहुत ज़्यादा लग चुकी थी, फायर ब्रिगेड के आने के बाद तो आग काबू हुई है, काम कर रहा है। ये एक तो मेडिकल था और चप्पल की दुकान थी और एक ऐसी ऑफिस टाइप में बेचने के लिए। तो फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।